आलिहा के जाने के बाद कुछ देर वहां रुक कर अपने आप को ठंडा करने के बाद बैठक से निकलकर सह में आया तो सलमान, अबीरा और छोटे बच्चे सह में खेलते हुए एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। उनकी चीखों पुकार से आज हमसाए भी तंग आ चुके होंगे। सलमान भी बच्चों के साथ बच्चा बना हुआ था। मुझे देखकर सलमान बोला, यासिर भाई आ जाओ, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। सलमान की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैं कहकहा लगाकर बोला, चेद यार, क्या बच्चों को तंग करने लगा है? चल आ तुझे गांव के दोस्तों से मलवा कर लाऊं। मेरी बात सुनकर बच्चों ने खेल मुलतवी करते हुए शोर मचा दिया। हमने भी साथ जाना है, हमने भी गांव देखना है। सलमान हंसते हुए बोला, लो जी मलवा लो अब मुझे अपने दोस्तों से। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह बच्चों को घर पर रहने के लिए मिला लूं, मगर वो कहाँ मेरी सुनने वाले थे, इसलिए मजबूरना मुझे हार मानना पड़ी। आलिहा, नाजी भाई, कैसर, खाला, अबू कमरे में थे, बाकी की सारी परटोन सह में थी। मैंने हामी भरते हुए कहा, ओके ठीक है चलते हैं, मगर एक शर्त है। सब एक जबान बोले, यासिर भाई हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। मैंने हंसते हुए कहा, एक तो अपने बाहर जाकर शरारत नहीं करनी, दूसरा आलिहा को साथ लेकर चलते हैं और उसको लेने तुम लोग जाओगे। मेरी बात सुन के सब ने ओके कहा और साथ ही सब आगे पीछे कमरे की तरफ भागे, जबकि मैं और सलमान एक साथ कहका लगाकर हंसते हुए बोले, लो अब उनकी खैर नहीं। सब कमरे में दाखिल हुए तो सलमान मेरा बाजू खींचते हुए बोला, यासिर निकलने की करो वरना उन्होंने हमारी जान नहीं छोड़नी। सलमान की बात समझते हुए हम दोनों भागते हुए बैरूनी दरवाजे से बाहर निकले। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और हम तेज तेज कदमों के साथ चौक की तरफ चल पड़े। हसब मामूल मेरे दोस्तों की सारी परटोन चौक में जमा थी। सलमान का तारुफ मैंने सब दोस्तों से करवाया। सलमान भी खुश दिल्ली से सबके साथ मिला। वापसी पर सलमान शादे और बाकी के दोस्तों के अखलाक और मोहब्बत की तारीफों के पिल बांधने लगा। घर पहुंचे तो बच्चों के हाथों हम दोनों की शामत आ गई। खूब सुनने के बाद खालाजान ने हमारी जान बख्शी करवाई। मौसम गर्मा की वजह से सहन में बिस्तर लगाए जा चुके थे। आलिहा का मौड बदस्तूर खराब था। वो मुझे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर मैं जानबूझ कर बहाने से इससे बात करने की कोशिश करता रहा। मौके पाकर मैंने इसे रात को मिलने का भी इशारा किया, मगर इसने जवाबा मुझे घूर कर देखते हुए मेरे इशारे को नजरअंदाज कर दिया। रात के 10 बजने वाले हो चुके थे। गांव के माहौल की वजह से ऐसे लग रहा था जैसे रात के 2 बज गए हों। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। बच्चे अपने अपने बिस्तरों पर सो चुके थे, जबकि खालाजान नाजी और अबीरा क्यों में मसरूफ थीं। उज़्मा और नसरीन टाइम से अपने घर वापस चली गई थीं। आलिहा 4 पाइयों की लाइन में सबसे आखिर वाली 4 पाई पर बैठी खाला लोगों की बातों को सुन रही थी, जबकि सलमान और मैं शुरू की 4 पाइयों पर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद सलमान ये कहते हुए वहीं टांगें फैलाकर लेट गया कि यार मैं तो सोने लगा हूं, सफर की थकावट की वजह से मेरी आंखें बंद हो रही है। मैं साइड लेकर उसके लेटने की जगह बनाते हुए बोला, ठीक है सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। मैं चला अपनी 4 पाई पर, सुबह भाई कैसर के ससुराल भी जाना है। ये कहकर मैं शुरू वाली पहली 4 पाई पर आ गया। सलमान ने लेते ही आंखें बंद करके आंखों पर बाजू रख लिया। कुछ देर बाद खालाजान भी सो गईं, जबकि नाजी और अबीरा के दरमियान केसर पैसर जारी थी। आलिहा बज़ाहिर तो लेटी हुई थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। वो गहरी सोच में गुम नाजी और अबीरा की तरफ देखे जा रही थी। सहन में बल्ब की हल्की सी रोशनी की वजह से मैं उनको देख पा रहा था, वैसे हर तरफ अंधेरा ही था। हमारे घर का मोहसिन बड़ा होने की वजह से सारी 4 पाइयां एक ही लाइन में बिछी हुई थीं और दोनों अतराफ से टेंट वाले पंखे चल रहे थे। पहली 4 पाई पर मैं लेटा हुआ था और मेरे साथ वाली 4 पाई पर सलमान लेटा हुआ था, जो शायद गहरी नींद में जा चुका था। और उससे आगे खालाजान की 4 पाई थी, जबकि खालाजान के साथ नाजी अबीरा एक 4 पाई पर लेटी हुई बातें कर रही थीं। उनके साथ बच्चों की 4 पाई थी और सबसे आखिर में आलिहा अकेली लेटी हुई थी। भाई कैसर और अबू अपने कमरों में लेटे हुए थे। आलिहा की 4 पाई जहां पड़ी थी, इसके बिल्कुल साथ वही सिटोर रूम था जहां पहली दफा आलिहा से मुलाकात हुई थी। मैंने मौका देखकर 2-3 दफा हाथ का इशारा करते हुए आलिहा की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करनी चाहिए, मगर वो जानबूझकर अनजान बने नाजी लोगों की तरफ देखे जा रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि अभी जाकर इसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए पूछूं कि किस बात की एक्टर है तुम। मैं आलिहा का जिस बात पर मौड बना हुआ था, इस बात से मैं अच्छी तरह वाकिफ था, मगर जब से आलिहा को जप्फी डाली थी तब से देखने की हिर्स ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ था। मैं बेचैनी से 4 पाई पर करवटें लेता हुआ कभी उठकर बैठकर आलिहा की तरफ देखने लग जाता तो कभी पंखे की तरफ रुख करके लेट जाता। आलिहा मेरी हालत से बाखबर थी। मजीद कुछ देर बाद मुकम्मल तौर पर अंधेरा और सन्नाटा छा गया, क्योंकि नाजी ने सहन की लाइट भी बंद कर दी थी। रात भी अंधेरी थी। अब जो पहले मुझे आलिहा नजर आ रही थी, लाइट बंद होने की वजह से वो भी आंखों से ओझल हो गई। दिमाग में सवार होने की वजह से नींद का कोसों दूर तक नामो निशान नहीं था। सलमान के खर्राटे और खालाजान के मुंह से फिर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मजीद 1 घंटा इसी इस्तिराब में गुजर गया। सबके सो जाने का यकीन हो गया तो मैं उठकर बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर सबको देखते हुए उनके गहरी नींद सो जाने का अंदाजा लगाने लगा। इतना गौर से देखने के बावजूद मुझे सही तरह अंदाजा नहीं हो रहा था। सलमान और खाला का तो कन्फर्म हो चुका था, मगर नाजी और अबीरा मुझे सही तरह नजर नहीं आ रही थी। आखिर मैंने हौसला करके अगला कदम उठाने का सोचा और बड़े मोहतात अंदाज में 4 पाई से उतरकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे रुकने के बाद मैं भाई के कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे के दरवाजे से कुछ ही दूर मेरे कदम रुक गए और भाई के जोरदार खराटे सुनकर मैं वहीं से वापस आलिहा की 4 पाई की तरफ बढ़ने लगा।
सबकी चारपाइयों के पास से गुजरते हुए मैं एक एक चारपाई को गौर से देखते हुए आलिहा की चारपाई के करीब पहुंच गया। मेरी किस्मत ने मेरे साथ दिया कि नाजी और अबीरा खालाजान की तरफ रुख करके लेटी हुई थी, जबकि बच्चे अपने अंदाज में एक दूसरे के ऊपर टांगें फैलाए नींद के मजे ले रहे थे। आलिहा बच्चों की चारपाई की तरफ चेहरा करके साइड के बिल लेटी हुई थी। अंधेरे में मुझे इसकी आंखें सही से नजर नहीं आई कि वो जाग रही है या सो रही है, मगर उसके लेटने का अंदाज बता रहा था कि वो अगर सो भी रही है तो गहरी नींद में नहीं है। आलिहा की चारपाई के पास पहुंचकर मैं खड़ा होकर उसको देखने लग गया। डर की वजह से मेरी टांगें कांपने के करीब थीं। मुझ में हौसला नहीं हो रहा था कि आलिहा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाऊं। कुछ देर बाद मैंने सारी हिम्मत इक्केट की और बड़े आराम से स्लो मोशन में आलिहा की बैक वाली साइड की जानिब चारपाई पर बैठ गया। हल्का सा दबाते हुए इसके कान के पास बोला, जाग रही हो या सो रही हो। मेरी इस हरकत पर आलिहा को जोरदार झटका लगा। करीब था कि इसके मुंह से चीख निकलती। आलिहा ने जल्दी से अपने होंठों पर हाथ रखकर हम करते हुए अपना रुख बदलने की कोशिश करते हुए गर्दन घुमाकर मुझे देखते हुए पीछे धकेलने की कोशिश की। इस दौरान चारपाई की भी हल्की सी चीख निकल गई। आलिहा की हरकत से एक दफा तो मेरे शॉट हो गए, मगर दूसरे लम्हे मैंने आलिहा को संभालते हुए इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, क्या हो गया, मैं हूं यासिर। आलिहा की तेज सांसें और उसकी बौखलाहट से मुझे ये तो यकीन हो गया कि वो वाकई बुरी तरह डर गई थी। मेरी आवाज सुनकर आलिहा चंद लम्हे लंबे सांस लेते हुए साथ वाली चारपाइयों को देखने के बाद खौफ और गुस्से के मिले जले तासुरात में सरगोशी करते हुए बोली, क्यों मेरी इज्जत के दुश्मन बने हुए हो तुम, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, चले जाओ। ओ मैं इसी सरगोशी में बोला, बस एक दफा बैठक में आकर मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। आलिहा अपने अंदाज को बरकरार रखते हुए बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? जब मैंने कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तो फिर क्यों मुझे जलील करने पर तले हुए हो? आलिहा का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए घी निकालने के लिए मुझे टेढ़ी उंगली से काम लेना पड़ता था। आलिहा की बात सुनकर मैं चंद लम्हे खामोश रहने के बाद आलिहा के कान में सरगोशी करते हुए बोला, ओके नहीं आना तो फिर मुझे यहाँ ही कुछ करना पड़ेगा, तुमने शोर मचाना है तो मचा लो। आलिहा मेरे इस रू अमल पर एकदम से सहम गई और मेरे हाथ से कलाई छिड़वाते हुए बेबसी से बोली, यासिर तुम्हें वासिता मुझे छोड़ दो। मगर मैं इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पीछे से आहिस्ता आहिस्ता बोला, कब से तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूं कि कुछ देर के लिए बैठक में आ जाओ, मगर तुमको न जाने किस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ है। आलिहा मुझे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, यासिर कोई उठ जाएगा, सुबह तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, प्लीज अभी चले जाओ। मेरी नजर सामने एक हियोले पर पड़ी जो हमारी तरफ देख रहा था। हियोले को जब मैंने गौर से देखा तो मेरी फटने वाली हो गई। मैं वहीं बुत बनकर हियोले को पहचानने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैंने इसे पहचाना मुझे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आने लगी, क्योंकि वो अबीरा थी जो चारपाई पर बैठी हुई आंखें फाड़ फाड़ हमें देखने की कोशिश कर रही थी। अबीरा के देखने के स्टाइल से बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा था कि अबीरा ने हमें देख लिया है, मगर जिस तरह वो मुझे सही तरह नजर नहीं आ रही थी तो जाहिर सी बात थी कि हम दोनों की हरकत इसकी नजर में कैसे आ सकती थी। दूसरी तरफ आलिहा की खामोशी से मुझे अंदाजा हो गया था कि अभी तक इसकी नजर अबीरा पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि अगर वो अबीरा को देख लेती या इसे जर्रा सा भी शक पड़ जाता तो अब तक आलिहा फौत हो चुकी होती। अबीरा के हियोले को देखकर मैं वहीं रुककर आलिहा की कमर की ओट में देखते हुए लेट गया और आलिहा के कान में आहिस्ता से कहा, जब तक मैं न कहूं हिलना मत, जैसे लेटी हो वैसे ही लेटी रहूं। आलिहा मेरी बात सुनकर चौंक पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती मैंने इसके होंठों पर हाथ रखकर उसकी सरगोशी भी बंद कर दी। आलिहा एकदम से वहीं बुत बन गई। इसके यूं शांत हो जाने पर मुझे यकीन हो गया कि इसने भी अबीरा का हैवला देख लिया था। मैं आलिहा की गर्दन के ऊपर से एक आंख के जरिया अबीरा की हरकत नोट करने लगा। अबीरा पहले तो हमारी तरफ देखती रही, फिर इसने खालाजान की तरफ चंद लम्हे देखा। इसके बाद इसने हाथ पीछे ले जाकर अपने बालों को इकट्ठा करके झटके से वापस लेट गई। इसके लेटने के चंद लम्हों बाद मैंने आलिहा के होंठों से हाथ हटाया तो आलिहा ने कुछ देर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। वो साइड लेकर अबीरा की जानिब रुख करके लेटी रही, जबकि मैं छुपने की कोशिश में था। 10-15 मिनट यूं ही गुजर गए। मुझे अब वहां से निकलने की पड़ी थी। मैं चारपाई से उतरने लगा तो आलिहा ने मेरा बाजू पकड़कर खींचते हुए मुझे लेटे रहने का इशारा किया। आलिहा का इशारा समझते हुए मैं फिर से अबीरा की चारपाई को देखने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे चारपाई पर कोई हैवला नजर नहीं आया, जिसका मतलब था कि अबीरा दोबारा नहीं उठी। मैं तो ये सोचकर जल्दी से वापस लेट गया कि कहीं आलिहा ने फिर से कुछ देख ना लिया हो। अब आलिहा ने मुझे क्यों वापस लेटने का कहा था, इसकी वजाहत का जायजा लेने लगा कि कोई और तो नहीं हमें देख रहा, मगर चारों तरफ सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं चंद लम्हे कभी आलिहा के हाथ को देखता तो कभी अबीरा की चारपाई की तरफ। जब मुझे यकीन हो गया था कि आलिहा पूरे होश व हवास में है तो मैंने सरगोशी करते हुए कहा, बैठक में चली। वो आलिहा नफी में सर हिलाते हुए आहिस्ता से बोली, वहां भाई कैसर सोए हुए हैं। आलिहा की आवाज में रजामंदी झलक रही थी। मैं इसे तसल्ली देते हुए बोला, भाई कैसर कमरे में घोड़े बीच कर सोया होता है, इसकी टेंशन ना लो, हम बैठक का दरवाजा बंद कर लेंगे, कोई भी नहीं आएगा। आलिहा बोली, बैठक में भाई के कमरे से होकर जाना है, अगर इसने देख लिया। मैं जल्दी से बोला, यार तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, अगर ऐसा कोई मसला होता तो मैं पागल हूं जो तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूं। इस वक्त भाई कैसर के पास ढोल भी बजा दो तो वो नहीं उठेगा, मैं इसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। आलिहा आहिस्ता से बोली, देख लो यासिर, मरवाना देना। आलिहा का इरादा बनते देखकर मैं पीछे हटते हुए बोला, मैं जा रहा हूं, तुम ठीक 5 मिनट बाद आ जाना। ये कहकर मैं पीछे हटने लगा तो आलिहा अपने करीब करते हुए बोली, यहां ही कर लो, क्या बात करनी है, मुझे डर लग रहा है।
आलिहा की बात सुनकर मुझे हंसी भी आई कि कुछ देर पहले हाथ नहीं लगाने दे रही थी और अब मैं हाथ छिड़वाते हुए बोला, यार बैठक में सुकून है, यहाँ चारपाई की आवाज आने लग जाती है, ऐसे कोई आवाज सुनकर उठ जाएगा। मेरी बात सुनकर आलिहा बोली, सिटोर में चले जाते हैं। मैंने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें, इतनी गर्मी में सिटोर में 1 मिनट भी खड़े नहीं हुआ जाना, और उधर चारपाई वगैरह भी नहीं है। मैं जा रहा हूं बैठक में, तुम मेरे पीछे। आलिहा छोड़कर खामोश हो गई। इसकी खामोशी को रजामंदी समझकर मैं स्लो मोशन में चारपाई से उतरा और दबे पांव चलता हुआ भाई के कमरे में दाखिल हुआ। भाई के कमरे तक पहुंचते हुए मैं हर चारपाई का बगौर जायजा लेता जा रहा था। तसल्ली करते हुए मैं भाई के कमरे में दाखिल हुआ। भाई के कमरे में दाखिल होने के बाद भाई के खर्राटे सुनकर मुझे भाई की तरफ देखने की भी जरूरत पेश नहीं आई। मैं बैठक के दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर बैठक में दाखिल हुआ और छत का पंखा चलाकर बिस्तर दुरुस्त करने लगा। बिस्तर दुरुस्त करने के बाद मैं बैठा ही था कि बैठक के दरवाजे से आलिहा दबे पांव दाखिल हुई। आलिहा ने अंदर दाखिल होते ही बड़े आराम से दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने इसे इशारा करते हुए कुंडी लगाने का कहा। आलिहा ने जल्दी से कुंडी चढ़ा दी। आलिहा मेरे पास आकर मेरे सामने कमर पर हाथ रखकर मुझे घूरते हुए बोली, यासिर आज तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हम दोनों ने फंस जाना था। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? वो मुझे घूरते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ था? मैं नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। वो आलिहा बोली, ज्यादा ड्रामे मत करो, अगर तुमने कुछ नहीं देखा था तो मेरे पीछे छुपते हुए मेरे में जयपत्ती हुए बोला, यानी तुमने भी अबीरा को देख लिया? होंठों पर हाथ क्यों रखा था? आलिहा इस बात में सर हिलाते हुए बोली, हाँ जी मैंने इसे देख लिया था। ये कहकर आलिहा की हंसी निकल गई। आलिहा को बनते देखकर मैं होनक्का बने इसको देखते हुए बोला, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? आलिहा अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, शुक्र करो अबीरा नींद में उठकर बैठी थी, अगर वो सच में उठ जाती तो फिर हम दोनों की खैर नहीं थी। अबीरा अपनी आदत के मुताबिक नींद में उठकर बैठी थी और फिर उधर उधर देखने के बाद वापस लेट गई थी। मैं लंबा सांस खींचकर छोड़ते हुए शुक्र अदा करते हुए बोला, यानी नींद में उठकर बैठना इसकी आदत है? आलिहा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जी, बल्कि अक्सर औकात वो नींद में चलने भी लग जाती है, इसीलिए मैं आराम से लेटी रही थी, वरना तुम्हें लात मार कर चारपाई से ना गिरा देती। ओ मैं जयपत्ती हुए बोला, यार तुम कम अज कम मुझे तसल्ली तो दे देती, मैं इतना डरता तो ना। किस्म से डर के मारे मेरा तो सांस बंद होने वाला हो चुका था। आलिहा मुस्कुराती हुई, मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था कि तुम्हें भी साथ जड़कर बैठते हुए बोली, एहसास हो कि कैसे अपनी इज्जत की खातिर अगले बंदे की जान पर बन आती है। मेरा भी ऐसे ही हाल हुआ था जब तुम अचानक चारपाई पर मेरे साथ आकर लेट गए थे। मैं बोला, यानी तुमने बदला लिया था? वो आलिहा बोली, बदला तुम्हें एहसास दिलवाना था? ये कहकर आलिहा छत की तरफ देखते हुए बोली, उफ़ तो यासिर तुम्हारे घर तो बहुत गर्मी है। मैं बोला, गर्मी तो हर जगह है, बस फर्क यह है कि हम गरीब लोग हैं, एसी वगैरह नहीं लगवा सकते। तुम हर वक्त एसी रूम में रहती हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। तुम्हारे बाजों में आकर मुझे सारे जहां का सुकून मिल जाता है, और ये अमीरी गरीबी वाली बातें मेरे साथ मत किया करो। ये मैंने जो अब्बा कहा, जो सच है मैंने वही कहा है। साथ ही आलिहा बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो? जो करना है जल्दी करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। फिर कोई 20 मिनट तक मस्तियां और शरारतें चलती रही। आलिहा मेरे सर के बालों को संवारने लगी। कुछ देर बाद मैंने आलिहा को कहा कि पहले तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर आलिहा हम करते हुए, यासिर मुझे डर लग रहा है, ये ना हो कि कोई मुझे कमरे से निकलते हुए देख ले। मैं मुस्कुराते हुए बोला, यार अगर तुम ऐसे डरते हुए जाओगी तो फिर शायद तुम्हें कोई देख ले, सब गहरी नींद सोए हुए हैं और वैसे भी बाहर इतना अंधेरा है, कोई नहीं देखता तुम्हें। आलिहा का हौसला बंधाने के बाद मैंने इसे बैठक से इसके निकलते ही मैं दरवाजा खोलकर भाई को देखने लगा। भाई को घोड़े बीच कर सोते देखकर मैं वापस बैठक में आ गया। बैठक में वाकई बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। आलिहा के जाने के आधा घंटा बाद मुझे बाहर निकलना था, ऐसा बस एहतियात के तौर पर करना पड़ रहा था, वरना कोई मजबूरी भी नहीं थी। मुश्किल से वक्त गुजरा तो मैं दबे पांव चलता हुआ बैठक से निकलकर कमरे से होता हुआ सह में आया तो सह में सिर्फ पंखों का शोर सुनाई दिया, बाकी सब अमन अमान था। मैं आलिहा की चारपाई की तरफ देखते हुए अपनी चारपाई पर लेट गया। सलमान गहरी नींद सोया हुआ था। सलमान पर एक नजर डालकर मैं पंखे की तरफ रुख करके साइड के बिल लेट गया। कुछ ही देर बाद नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। सुबह धूप की वजह से मेरी आंख खिली। मैंने आंख खुलते ही सलमान की चारपाई पर नजर दौड़ाई तो सलमान तकिया में मुंह दिए उल्टा लेटा हुआ सो रहा था, जबकि खाला चारपाई पर नहीं थी और ना ही नाजी और अबीरा, जबकि आलिहा मेरी तरफ मुंह किए सो रही थी। मैं सबका जायजा लेकर चारपाई से उतरकर बैठक में जाकर लेट गया और चंद लम्हों में फिर से गहरी नींद सो गया। जब मेरी दोबारा आंख खिली तो नाजी मुझे कंधे से हिलाते हुए कह रही थी, भाई उठ जाएं, 10 बजने वाले हैं, शहर से नाश्ता ले आएं, खाला जान और बच्चे उठ गए हैं। मैं आंखें मिलते हुए उठकर बैठते हुए बोला, अच्छा जाता हूँ। ये कहकर मैंने साथ वाली चारपाई पर देखा तो सलमान लेटा हुआ गहरी नींद सोया हुआ था। मैं जल्दी से चारपाई से उतरते हुए बोला, क्या लेकर आना है? नाजी बोली, वही नान चने और बेकरी से कुछ लेते आना। उमे हम करते हुए बाहर निकलकर सह में आया तो सहन बिल्कुल खाली था, चारपाइयां भी उठा ली गई थीं, जबकि उज़्मा खरे में बैठी बर्तन धो रही थी। मैं इसके पास से गुजरते हुए इसके सर पर चपत मारते हुए बोला, दूसरी चुड़ैल नहीं आई? उज़्मा घबरा कर मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम उसके हाथों ही सही रहते हो, इसके थप्पड़ मार कर देखते फिर वो तुम्हें बताती। ओ मैं खिलखिलाकर हंसते हुए वाशरूम में घुस गया। वाशरूम से फारिग होने के बाद मैंने बाइक गिल्ली में निकाली तो सामने वाले घर के आगे ट्राली खड़ी थी और वो घर का सामान ट्राली में लोड कर रहे थे। उनका एक 10 साल का लड़का जिसका नाम साजिद था वो ट्रैक्टर के पास खड़ा हुआ था। मैंने इसे आवाज देते हुए कहा,
ओए साजिद खैर है, किधर लेकर जा रहे हो? साजिद मेरे करीब आकर मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, यासिर भाई हमने घर बेच दिया, हम अपने मामू के पास दूसरे गांव जा रहे हैं। मैं हैरान होते हुए बोला, क्यों यार, खैर तो है, यूं अचानक से तुम लोगों ने घर भी बेच दिया है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी? साजिद बोला, मेरे मामू का कोई दोस्त है, पठान है, शायद इसने खरीदा है। मैं हैरान होते हुए बोला, घर तो तुम्हारे अबू का था, फिर तुम्हारा मामू कैसे बेच सकता है? इतने में साजिद का अबू मेरी तरफ आते हुए साजिद को कहने लगा, ओए साजिद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, तुम्हारी मम्मा बुला रही है, जाकर उसके साथ सामान उठवाओ। ओ मैं उसके अबू की तरफ सलाम करते हुए बोला, चाचा क्या हाल है, खैरियत है? साजिद बता रहा है कि अपने घर बेच दिया है। चाचा बोला, नहीं पत्थर बेचा नहीं है, यहाँ काम धंधा ना होने के बराबर था, इसलिए मेरे साले ने मशवरा दिया कि इसके पास आ जाऊं, इसकी जमींदारी अच्छी खासी है, इसे जमीन ठेके पर लेकर काम चला लूंगा। वैसे भी तेरी चाची के हिस्सा की जमीन भी उधर है। मैं हम कहकर बोला, चाचा साजिद तो कह रहा था कि मकान किसी पठान को बेचा है। हंसते हुए बोला, साजिद भी झुला है, क्यों बेचना है? असल साजिद के मामू का एक दोस्त है, हुसनैन अहमद खान नामी पठान है, वो इसके पास ही डेरे पर रहता था। इसकी फैमिली मालाकुंड में रहती है। वो काफी देर से मकान ढूंढ रहा था तो साजिद के मामे ने मुझे अपने पास बलवा कर इसे वैसे ही रहने के लिए मकान दिया है, जब तक इसका दिल करे यहाँ रहे। मैं हम कहकर बोला, चलो ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे, बाकी मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताना। चाचा मुझे दुआएं देता हुआ वापस ट्राली की तरफ चला गया। मैंने बाइक स्टार्ट की और शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर पहुंचकर मैंने नाश्ता वगैरह लिया और कुछ देर बाद गांव वापस आ गया। मेरे वापस आने तक सलमान भी उठ चुका था। कुछ देर बाद सब नाश्ते पर इकट्ठे हुए तो मेरी नजर आलिहा के गीले बालों पर पड़ी। इसके गीले बालों ने रात की मुलाकात याद दिला दी। नाश्ते के दौरान खालाजान ने मुझे भाई के ससुराल फोन करने का कहा कि उनको इत्तला दे दो कि हम 3-4 बजे उनके घर आ रहे हैं। मैंने माजरत करते हुए ये काम खाला के जिम्मा लगा दिया कि आप बड़े हैं, अब ही उनको कहीं मुझे शर्म आती है। मेरी बात सुनकर सबकी हंसी निकल गई। खाला बनते हुए बोले, कोई हाल नहीं तुम्हारा यासिर, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कैसर की नहीं तुम्हारे ससुराल जाने की बात करनी है। मैं शर्मीली लड़की की तरह सर झुकाकर शर्मिंदा होते हुए नाश्ता करने लगा। नाश्ता से फारिग होकर मैंने भाई के ससुराल का नंबर डायल करके खालाजान को रिसीवर पकड़ा दिया। दूसरी तरफ से शायद भाई का ससुर बात कर रहा था। खालाजान ने पहले अपना तारुफ करवाया और फिर उनका हाल अहवाल पूछने के बाद असल मुद्दा बयान कर दिया। दूसरी तरफ से खुश दिल्ली से वेलकम कहा गया। काल बंद करके कुछ देर बातचीत करने के बाद खालाजान ने काल बंद कर दी। खालाजान ने भाई के ससुराल जाने के लिए अफराद का इंतखाब करते हुए अबू, मेरा, सलमान और आलिहा के नाम चुने। अबीरा और बाकी के बच्चों ने बहुत जिद की कि हम भी साथ जाएंगे, मगर खालाजान की डांट सुनकर सिवाय कामरान के सब चुप कर गए। कामरान छोटा होने की वजह से लाडला था, इसलिए इसने अपनी बात मनवा कर ही दम लिया। 3 बजे घर से निकलने का प्रोग्राम तय पाया। खालाजान ने मुझे कुछ सामान लाने की लिस्ट थमा दी, जिसमें भाभी के लिए कुछ चीजें लाई थीं और मिठाई वगैरह। मैंने सलमान को कहा कि यार इतना कुछ बाइक पर नहीं आना, ऐसा करते हैं आलिहा को साथ लेकर गाड़ी में चलते हैं, क्योंकि भाभी के लिए जो सामान लेना है इसको खरीदने की आलिहा की मदद की जरूरत है। मेरी बात सुनकर सलमान की बजाय खाला ने मेरी बात की तायीद करते हुए सलमान और आलिहा को मेरे साथ चलने का हुक्मनामा जारी किया। सलमान तो पहले ही तैयार था, बाकी आलिहा भी खुश दिल्ली से साथ चलने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद हम गाड़ी पर शहर रवाना हो गए। हमें 2 से 3 घंटे बाजार शॉपिंग करते लग गए। कुछ चीजें मैंने अपनी दुकान से लें और कुछ बाजार से। वापसी के 1 घंटा बाद भाई के ससुराल जाने की तैयारी शुरू हो गई। पहले तो मेरे जहन में आया कि आंटी फौजिया को साथ चलने का कहूं, मगर भाई के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात का जहन में आते ही मैंने ये ख्याल दिल दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि भाई के ससुराल जा कर आंटी फौजिया कोई भी ऐसी हरकत कर सकती थी जिससे भाई का घर बसने से पहले ही उजड़ने का अंदेशा हो सकता था। 3 बजे के करीब मैंने भाई के ससुराल कॉल करके उनको इत्तला दी कि हम निकलने लगे हैं। फोन करने के कुछ देर बाद हम भाई के ससुराल रवाना हो गए। आधे घंटे में हम उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे। घर वालों ने शायद गाड़ी की आवाज सुन ली थी, इसीलिए गाड़ी से उतरते हुए उनके गेट का दरवाजा खिल गया और भाई का इकलौता साला उमैर, जिसकी उम्र कोई 13-14 साल होगी, नमूदार हुआ और हमें देखकर ऊंची आवाज में अपनी अम्मी को हमारे आने की इत्तला देते हुए बाहर आकर खड़ा हो गया। हम सब गाड़ी से उतरने के दौरान भाई की सास और ससुर हमारे इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर पहुंच गए। अबू, खालाजान और आलिहा उनसे मिलने के बाद अंदर चले गए, जबकि मैं और सलमान गाड़ी से सामान निकालकर उनके पीछे घर में दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही मेरी नजर भाई की साली कुंजे को तलाश करने लगी, जो भाभी शाइस्ता से छूटी और रमशा से बड़ी थी। पहली दफा वो मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी, इसलिए घर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरी तवज्जो का मरकज वही बनी। हमारे अंदर दाखिल होते वक्त अबू लोग बरामदे में भाभी और रमशा से मिलते हुए कमरे में दाखिल हो रहे थे। सलमान मेरे साथ साथ चल रहा था। भाभी को देखकर मैंने इसे कंधा मार कर भाभी की तरफ इशारा करते हुए इसे बताया कि वो देखो, ग्रेसूट में मलबूस गांव की हसीना भाई की होने वाली बेगम है। सलमान भाभी को देखकर हंसते हुए मैं सरगोशी में बोला, व यासिर भाई, भाई कैसर की तो लॉटरी निकल आई है, क्या मारा है इसे? घूरते हुए बोला, खोतिया शर्म कर, हमारी भाभी है जिसे तो मैं कह रहा है। सलमान शर्मिंदा होकर सर खुजाते हुए बरामदे में पहुंचा। वहां मौजूद भाभी और रमशा से सलाम दुआ के बाद सलमान अपनी आदत से मजबूर भाभी को छेड़ते हुए खुद ही अपना तारुफ करवाते हुए बोला, भाभी मैं भी आपका देवर हूं, हमारे साथ चलने की तैयारी कर लें, हम आपको लेने आए हैं। मैं इसकी टांग पर पांव मारते हुए
इसकी जबान बंद करवाते हुए बोला, भाभी आपका ये देवर थोड़ा दिमाग से खिसका हुआ है, इसकी बात को बुरा मत मानना। मेरी बात सुनकर भाभी शर्माते हुए हंस पड़ी, जबकि रमशा जो सलमान की हम उम्र होने के साथ इसकी तरह बातूनी भी थी, सलमान की बात सुनकर अपनी बहन का दिफा करते हुए बोली, वाजी वा दुल्हे के बगैर दुल्हन को कैसे ले जा सकते हैं, पहले जीजा जी को तो साथ लेकर आए। सलमान कहाँ चुप रहने वो बात को बढ़ाते हुए बोला, असल में दुल्हे मियाँ थोड़े शर्मिले हैं, इसलिए उन्होंने खुद आने की बजाय हमें भेज दिया है कि मेरी बेगम को ले आए। इससे पहले कि रमशा सलमान की बात का जवाब देती कमरे से भाभी की सांस निकली। रमशा की जब अपनी अम्मी पर नजर पड़ी तो वो जल्दी से भाभी का हाथ पकड़कर वहां से खिसक गई। हमें वहां खड़े देखकर बोली, बेटा अंदर कमरे में आ जाओ, यहां गर्मी में खड़े हुए। में मुस्कुराते हुए जी अच्छा कहकर सलमान को साथ लिए कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में सब बैठे हुए थे, अबू भाई के ससुर के साथ गुपशप कर रहे थे, जबकि खाला भी